नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पाठ 77 लेके आ चुका हूँ। पाठ 77 का जो पहला क्वेश्चन है कि तुंडा वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात की जाए तुंडा वन्यजीव अभयारण्य की तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तुंडा तो चंबा में है, चंबा में और कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य। अगर चंबा की बात करें तो चंबा में एक तो आपका तुंडा वन्यजीव अभयारण्य है। तुंडा के अलावा कुक्ति, बहुत बार पूछा गया है कि कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो ये बोलेंगे आप चंबा में। कुक्ति के अलावा यहाँ पर ही जो है वो सेचातुआ नाला, तो सेचातुआ नाला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेचातुआ नाला जो वन्यजीव अभयारण्य है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। इसके अलावा चंबा में दो और है, दो और कौन कौन से, तो गैमगुल सिहावई, बहुत बार पूछा गया और इस बार की टेट परीक्षाओं में किसी न किसी टेट परीक्षाओं में क्वेश्चन रह सकता है कि गैमगुल सिहावई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। तो गैमगुल सिहावई जो है वो चंबा में है। इसके अलावा एक और है कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो कालाटॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कालाटॉप खजियार वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के ये भी चंबा जिले में स्थित है। अगर आप भी एचपी टेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और अपना एचपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हो कम समय में, तो आप हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। अगर आप हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 7876145409, आप किसी भी स्ट्रीम के हैंड रिटन नोट्स हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। हमारे पास आपके लिए वो हैंड रिटन नोट्स है जो कि हज़ारों बच्चों के एचपी टेट परीक्षाओं को पास करवा चुके हैं। अच्छा, बात करते हैं कि हमारे कुल्लू ज़िले में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो आज कुल्लू ज़िले के वन्यजीव अभयारण्य की भी बात कर लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में है कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत बार पूछी जाती है कि कायस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो कायस कुल्लू में है। इसके अलावा कुल्लू में है कन्वर। अगर कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, कन्वर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये भी कहाँ पर है, कुल्लू में स्थित है। कन्वर के अलावा कोखन, अगर बात करें कोखन, तो कोखन भी कहाँ पर है, तो कोखन भी हमारे कुल्लू ज़िले में है। कोखन के अलावा मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो मनाली तो आसानी से पता चल जाएगा, मनाली वन्यजीव अभयारण्य कुल्लू में। बहुत इंपॉर्टेंट है सेंज व तीर्थन, सीधा सीधा पूछा जाता है कि सेंज वन्यजीव अभयारण्य, सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल के किस जिले में है। तो ये दोनों के दोनों आपको याद रखना है, ये कुल्लू में है। तो ये सारी की सारी आपको कुल्लू की भी याद रखनी है। अच्छा, शिमला की बात करते हैं। शिमला की भी बहुत बार पूछी जाती है। शिमला की जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तालरा वन्यजीव अभयारण्य, तो तालरा वन्यजीव अभयारण्य शिमला जिले में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात की जाए दरान घाटी 1 और दरान घाटी 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये भी जो है वो शिमला में ही स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वो है किब्बर। किब्बर जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और हिमाचल का जो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है वो है शिल्ली, याद रखना है शिल्ली। शिल्ली कहाँ पड़ता है, सोलन में, और किब्बर पड़ता है लाहौल स्पीति में। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि देहर हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। अच्छा, देहर की बात करते तो अगर देहर की बात करें तो देहर जो है वो ब्यास की सहायक है, लेकिन ब्यास तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो यहाँ पे नन ऑफ दी, जहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभार आपके आंसर यहाँ से सीख ये मिलती है कि नन ऑफ दीज में भी हो सकते हैं। पढ़ना ही यहाँ पे सब कुछ नहीं, आपको चीज़ों को भी सीखना है। मैं आपको ये चीज़ इस क्वेश्चन से सिखा चुका हूँ कि आंसर जो है वो नन ऑफ दीज में भी होते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, देहर नदी किसकी सहायक है, ब्यास की सहायक है। अच्छा, ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है, तो ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिकिया। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है ब्यास नदी का वैदिक नाम, और इस बार भी किसी न किसी टेट परीक्षाओं में ये छुपा होगा। अगर वैदिक नाम ना देकर संस्कृत होगा तो संस्कृत में भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्यास नदी का जो संस्कृत नाम है वो बिपाशा है, और अगर बात करें वैदिक नाम की तो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो अर्जिकिया है। दोनों की दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्यास नदी का जो उद्गम हिमाचल में होता है
वो रोहतांग दर्रे से। कहाँ से होता है भाई? रोहतांग दर्रे से होता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये पूछा था कि जो ब्यास नदी है उसका पहला सहायक नाला कौन सा है? तो रहानी नाला। तो रहानी नाला आपको याद रखना है कि जो रहानी नाला है वो ब्यास नदी का पहला सहायक नाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ब्यास नदी की अगर बात करें, ब्यास नदी हिमाचल में कुल कितना बहती है? तो अगर ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कुल 256 किलोमीटर बहती है। और हिमाचल को जो है वो मिर्थल नामक स्थान, हिमाचल में एक स्थान है मिर्थल नामक स्थान को जो है वो छोड़कर पंजाब में चले जाते हैं। तो मिर्थल नामक स्थान हिमाचल को मिर्थल नामक स्थान में छोड़कर पंजाब में चले जाते हैं और हिमाचल में 256 किलोमीटर के आसपास बहती है। अच्छा, देहर नदी सहायक है किसकी? ब्यास की। अब ब्यास ऑप्शन में ही नहीं था, ब्यास की और कौन कौन सी सहायक नदी है? तो पार्वती नदी ब्यास की सहायक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पार्वती के अलावा आपकी मलाना नदी बहुत बार पूछी गई है, मलाना ये भी ब्यास नदी की सहायक है। मलाना के अलावा सोलंग, सोलंग भी ब्यास की सहायक है। सोलंग के अलावा मनालसू, मनालसू, तो मनालसू भी ब्यास की सहायक है। फोजल हो गया, फोजल भी ब्यास की सहायक है। फोजल के अलावा हंसा, हंसा भी ब्यास की सहायक है। तीर्थन, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने कुल्लू में देखी थी। और तीर्थन जो नदी है ये भी किसकी सहायक है? आपकी ब्यास की सहायक है। ज्यूणी हो गया, इसके अलावा सुकेती हो गया, सुकेती के अलावा सोन हो गया, सेंज हो गया, फोजल हो गया, स्यूजन हो गया, ये सारी की सारी किसकी सहायक है? ब्यास नदी की सहायक है। तो ब्यास नदी की आपको सहायक नदियाँ भी याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। नदियों के बारे में अक्सर पढ़ते रहते हैं, इसीलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब रुक करते हैं। और हिमाचल जी के हम इस प्रकार से हिमाचल का ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कवर आपको करवा चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली चीज़ यहाँ पे बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। हिमाचल जीके से अगर घाटियों से क्वेश्चन आता है तो गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन जहाँ से भी आएगा, नदियों से आएगा तो आप गलती नहीं करोगे। क्वेश्चन जहाँ से भी आएगा गलती करने की गुंजाइश ना के बराबर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन कि रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत बार हम देखो, आपको ये भी लग रहा होगा कि अब रिवीजन हो रहा है, दो बार एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ये यही चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन दो बार आ रहा है तो वो रिवीजन हो रहा है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन पेपर को हम पढ़ चुके हैं और इतनी सारी चीज़ों को, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, तभी आपको लग रहा है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन पेपर दूसरा है। और कभी कभार ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन आ जाता है। तो रूपा घाटी कहाँ पर है? मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि रूपा घाटी किन्नौर में है। अच्छा, अंगूरों की घाटी रिब्बा, अंगूरों की घाटी हिमाचल प्रदेश में किस घाटी को कहा जाता है? रिब्बा घाटी को कहा जाता है। वैली ऑफ ग्रेप्स, तो रिब्बा वैली। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो रिब्बा घाटी है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो रिब्बा घाटी भी किन्नौर में है और रूपा घाटी भी कहाँ पर है? किन्नौर में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा चीज़ों को पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली है। अच्छा, ये घाटी तो हम अक्सर पढ़ते हुए आते हैं, अगर आपको ये घाटी आ गया तो मुझे लगता है कि फ्री का नंबर है। बचपा घाटी, बचपा घाटी आपको पेपर में भी ये सारी मेरी चीज़ें याद आएगी जब आप पेपर देने बैठोगे कि हाँ यार सर ने ज़रूर बताया था। सांगला घाटी, बचपा घाटी को सांगला घाटी भी कहा जाता है और ये हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? किन्नौर ज़िले में। इसी घाटी में किन्नौर का एक गांव है चितकुल, तो चितकुल गांव किस घाटी में है? तो चितकुल गांव जो है वो इसी घाटी में है। ऐसे बात को आपने याद रखना है और ये घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, सिरमौर ऑप्शन में दिया है, सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक फेमस घाटी है जिसको बोलते हैं क्यारदादून घाटी। क्यारदादून घाटी वही, इस घाटी को क्यारदादून घाटी को पोंटा घाटी भी कहा जाता है। तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यारदादून घाटी को अन्य किस नाम से? तो पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में है। अच्छा, बात की जाए सोलन की, सोलन में तो बहुत सारी घाटियाँ हैं। सोलन की अगर बात करें तो सोलन में कोई एक घाटी नहीं है। सोलन की अगर बात करें तो सोलन में क्यारदादून, अगर आपने सिरमौर में देखा तो सोलन में है दून घाटी। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, सोलन में दून घाटी है। दून घाटी के अलावा सोलन में ही आपकी कुनिहार घाटी है। कुनिहार घाटी के अलावा सोलन में ही आपकी सरसा घाटी है, अश्वनी घाटी है और गंपर घाटी है। तो सोलन की घाटियाँ आपको याद होनी चाहिए बेहतरीन तरीके से। अच्छा, किन्नौर, किन्नौर भी हमने देख लिया है, सोलन भी देख लिया है और सिरमौर भी देख लिया है। हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी आप लोग जानते हैं कि कौन सी है? वल्लय घाटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवताओं की घाटी कौन सी? तो कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। हिमाचल की ऐसी घाटी जिसको रोडू घाटी के नाम से जाना जाता है, तो रोडू घाटी के नाम से जाना जाता है पब्बर
घाटी को। क्वेश्चन जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़िए, ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दूध एवं शहद की घाटी कौन सी है, तो दूध एवं शहद की घाटी जिसे रावी घाटी, बंदर घाटी भी कहा जाता है। ये नाम आपको याद रखना है, ये नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये नाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। वैसे इसका पूरा फोटो यहाँ पे इसमें स्कैन नहीं हो पाया था। तो अगर भुंडा उत्सव की बात करें तो भुंडा उत्सव तो कुल्लू में मनाया जाता है, कुल्लू के निरमंड में, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो फेस्टिवल है वो 12 वर्षों के बाद, और इस क्वेश्चन से हमें यही सीख मिल रही है कि ना तो लाहौल स्पीति में, ना मंडी में, ना ऊना में है, तो कहाँ पे है, कुल्लू में। तो ऑप्शन तो नहीं है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे भी बिल्कुल सही होगा। अच्छा, भुंडा उत्सव की बात करें, ये 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है, और ये किससे संबंधित है, तो ये भगवान परशुराम, तो भगवान परशुराम का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा तो सभी लोगों का टेट क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। तो भगवान परशुराम से संबंधित है, जुड़ा हुआ है भुंडा उत्सव, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि भुंडा उत्सव जो है वो कितने वर्षों बाद मनाया जाता है, तो ये 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है, इसलिए इसको पहाड़ी लोगों का कुंभ भी कहा जाता है। तो पहाड़ी लोगों का कुंभ हिमाचल प्रदेश के किस फेस्टिवल को कहा जाता है, तो ये भुंडा उत्सव को कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं यहाँ पे निरमंड की, तो निरमंड में एक तो भुंडा उत्सव मनाया जाता है कुल्लू के निरमंड में। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो हिमाचल की क्वेश्चन आता है कि हिमाचल में बूढ़ी दिवाली सबसे फेमस कहाँ की है, तो बूढ़ी दिवाली जो फेमस है वो कहाँ की है, तो अगर बूढ़ी दिवाली की बात करें तो बूढ़ी दिवाली जो है वो फेमस है कहाँ की, आपकी निरमंड की, कुल्लू के निरमंड की। तो बूढ़ी दिवाली जो सबसे फेमस है वो कुल्लू के निरमंड की है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, बहुत सारे फेयर एंड फेस्टिवल कुल्लू में होता है जिनके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ में बात कर चुका है, तो आज ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाबा बड़बाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो अगर बात की जाए बाबा बड़बाग सिंह मेले की तो ये हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मनाया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बाबा बड़बाग सिंह मेला हिमाचल के ऊना में मनाया जाता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि ये तो ऊना में मनाया जाता है, लेकिन आप ये बताइए कि जो बाबा बड़बाग सिंह मेला है ये ऊना में एग्जैक्ट कहाँ मनाया जाता है, तो ये ऊना के मैडी में मनाया जाता है। तो ऊना के मैडी में बाबा बड़बाग सिंह मेला मनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो ये बाबा बड़बाग सिंह मेला है ये ऊना के मैडी में लगता है, इसके अलावा ऊना में और कौन कौन से मेले लगते हैं, तो अगर ऊना की बात करें तो ऊना में जो है वो पीर निगाह मेला ऊना में लगता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऊना में ही आपका चिंतपूर्णी मेला, तो चिंतपूर्णी मेला भी आपके ऊना में मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक बसोली फेयर होता है, ये भी ऊना में होता है। तो सारे के सारे मेले आपको ऊना के याद रखने हैं। अब ऑप्शन में दिया है हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर की सुजानपुर की जो होली है वो हर वर्ष बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसको राजकीय फेयर के रूप में अब दर्जा दिया गया है। एक गसोता मेला जो कि मई में लगता है, ये भी हमीरपुर में मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाला है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, हमीरपुर का एक हमीर फेस्टिवल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर बात की जाए कांगड़ा की, लेकिन कांगड़ा से पहले कांगड़ा की भी बात कर लेते हैं। तो कांगड़ा में ज्वालामुखी मेला लगता है जो कि नवरात्रों के दौरान लगता है, ये भी बड़ा फेमस है। एक डल मेला, सीधा क्वेश्चन आता है कि डल मेला कहाँ पे लगता है, तो डल मेला जो है वो कांगड़ा की धर्मशाला में अगस्त माह में लगता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पंच भीष्म महोत्सव होता है, ये 5 दिनों के लिए कांगड़ा के जयंती मंदिर के आसपास लगता है, पंच भीष्म महोत्सव। और नागिनी मेले की तो मैं बहुत दफ़ा आपके बीच बात भी कर चुका हूँ। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल्स होते हैं। अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला, नलवाड़ी मेले की बात करें तो नलवाड़ी मेले को 1889 में किसने शुरू किया है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो इसको डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा नलवाड़ी मेले को 1889 में शुरू किया गया था, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, बिलासपुर की एक मारकंडा मेला लगता है। नलवाड़ी मेला कब लगता है, ये भी क्वेश्चन आया था एक बार, तो नलवाड़ी मेला मार्च में लगता है, ये भी एक प्रकार का राज्य स्तरीय मेला है, लेकिन मैं बात कर रहा था मारकंडे मेले की, तो मारकंडा मेला भी यही लगता है। मारकंडे के अलावा बिलासपुर में एक और मेला और लगता है, और उसका नाम है आपका नैना देवी मेला। तो नैना देवी मेला ये अगस्त में बिलासपुर में नैना देवी मंदिर के आसपास लगता है, ये भी आपको
याद रखना है। तो ये सारे मेले आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए मेलों के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में, तो यहाँ पे हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि चंबा हो गया, शिमला हो गया, इनके बारे में हम पार्ट 58-59 के आसपास देख चुके हैं। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखते हुए आए, ताकि आपकी अगली जो वीडियोज़ है ये तभी आपके लिए लाभकारी साबित होने वाली है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा कि सिकरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। अच्छा, बात हो रही है सिकरी लोक नृत्य की। सिकरी जो ये डांस है वो कहाँ पे होता है, तो सिकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अगर सिकरी की बात करें तो सिकरी जो है वो चंबा जिले में किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, सिकरी नृत्य चंबा में किया जाता है, कब किया जाता है, तो एक मेला होता है चंबा में, सूही मेला, सूही मेले। तो सूही मेले के दौरान जो है वो सिकरी नृत्य किया जाता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किस मेले के दौरान, तो सिकरी मेले के दौरान, सूही मेले के दौरान ये सिकरी नृत्य होता है। इसके अलावा चंबा में होता है और डंडारस फेस्टिवल। डंडारस फेस्टिवल जो है वो गद्दी जनजाति के जो पुरुष हैं उनके द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का परंपरागत नृत्य है डंडारस, बहुत इंपॉर्टेंट। डंडारस के अलावा नुआला, नुआला जो है वो गद्दियों के द्वारा किया जाता है और भगवान शिव को समर्पित है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में पते वाली बात है, मतलब इस बात को आप याद रखेंगे तो यहाँ से भी आपका ये भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। एक डांगी नृत्य है, डांगी, डांगी, तो डांगी नृत्य चंबा की जो छतराड़ी गांव की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है डांगी नृत्य। इसको भी आप ज़रूर याद रखें, डांगी को भी ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे झांझर पूछा जा सकता है कि झांझर कहाँ होता है, और झांझर पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर में मैं पढ़ा भी चुका था कि झांझर कहाँ होता है। तो झांझर भी चंबा में होता है, और इसको पुरुष और महिलाएं जो चंबा घाटी की है वो दोनों करते हैं। एक झांकी हो गया, झांकी, झांकी भी निकलती है चंबा में, और दूसरा होता है हंटेर, झांकी और हंटेर। तो झांकी और हंटेर ये भी जो है वो चंबा में ही किए जाते हैं। तो चंबा के हमने देख लिए। चंबा के अलावा यहाँ पर कुछ खास नहीं है, लेकिन नाहन जो है वो मुख्यालय है सिरमौर का। तो सिरमौर की बात करते हैं तो सिरमौर में जो सबसे फेमस जो परीक्षाओं में आता है वो है बूढ़ा, बूढ़ा नृत्य, बूढ़ा नृत्य। तो बूढ़ा नृत्य होता है हमारे सिरमौर में। इसके अलावा स्वांग टिगी, स्वांग टिगी ये सिरमौर में होता है। इसके अलावा जूरी हो गया, रासा हो गया, पड़ुआ हो गया। सिरमौर के जितने भी नृत्य ये भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट आपका राक्षस नृत्य, जिसको दानव नृत्य भी कहते हैं, और राक्षस नृत्य को कई प्रकार, कई में छंप भी कहा गया है कई किताबों में। तो ये किन्नौर में होता है। किन्नौर में ये आपके यांग वाले नृत्य मैं बहुत बार बता चुका हूँ। क्यांग हो गया, वाक्यांग हो गया, वयांगचू हो गया, जापरो हो गया, जातरू हो गया, जहाँ भी पीछे यांग याग आएगा वो सारे के सारे नृत्य कहाँ होंगे, वो सारे के सारे नृत्य जो है वो किन्नौर में होंगे। इस बात को आपने याद रखना है। ये जो सारे नृत्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारे के सारे परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हिमालय पर लाल छाया किसके द्वारा लिखी गई है। देखो इनकी किताबें बहुत बार परीक्षाओं में आती है, और अगर आप इनकी किताबों को पेपर में पढ़ के नहीं जा रहे हो तो फिर दिक्कत आपको होने वाली है। हिमालय पर लाल छाया, अगर आप इन वीडियोज़ को लगातार देख रहे हो तो ये वीडियोज़ आपकी बहुत हेल्प करने वाली है उन परीक्षाओं के लिए जिन परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं। तो हिमालय पर लाल छाया पुस्तक के जो राइटर है वो है शांता कुमार। शांता कुमार के द्वारा ये बुक लिखी गई है, और किताब का नाम है हिमालय पर लाल छाया। अच्छा, अगर बात करें इसके अलावा शांता कुमार ने और कौन कौन सी किताबें लिखी है, इसके अलावा इनकी किताब का नाम है लाजो। लाजो किसकी किताब है, तो लाजो शांता कुमार की है। लाजो के अलावा देशभक्त स्वामी विवेकानंद, ये भी शांता कुमार ने ही लिखी है। इनके अलावा राजनीति एक षड्यंत्र, मृग तृष्णा, कंट्री हिमालय पर लाल छाया तो हो गया। इसके अलावा इनकी लाजो हो गया, धरती है बलिदान की, बहुत बार पूछी गई है धरती है बलिदान की, और एक और है इनकी पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। तो पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, धरती है बलिदान की, देशभक्त स्वामी विवेकानंद, लाजो और हिमालय पर लाल छाया और मृग तृष्णा, ये सारी की सारी किताबें जो है वो शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। और शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हिमाचल के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गैर कांग्रेसी थे, क्योंकि ये पहली बार जनता पार्टी से हिमाचल के मुख्यमंत्री बने थे। और क्वेश्चन कभी कभार आता है रैंडम क्वेश्चन कि हिमाचल के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो इनका नाम है शांता कुमार। अच्छा, और यहाँ पे बहुत सारे नाम ऑप्शन में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे नाम दिया है रंजौर सिंह। क्या रंजौर सिंह के द्वारा कोई बुक लिखी गई? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बुक रंजौर सिंह ने लिखी, और इनकी बुक का नाम था तारीख ए रियासत सिरमौर। तो तारीख ए रियासत सिरमौर बुक लिखी है रंजौर सिंह ने। बात की जाए
एलसी पांडे। अच्छा, अगर एलसी पांडे की बात करें तो इनके द्वारा बुक लिखी है प्राचीन हिमाचल। कौन सी बुक लिखी है? प्राचीन हिमाचल। बुक के राइटर कौन है? तो एलसी पांडे है। अच्छा, एलसी प्रार्थी के द्वारा भी कोई बुक लिखी होगी। और किताब में जब आप देखोगे एलसी पांडे और एलसी प्रार्थी, इनका नाम साथ में दिया होता है। तो एलसी पांडे ने जो बुक लिखी वो थी प्राचीन हिमाचल। और अगर बात करें एलसी प्रार्थी की, तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई लालचंद प्रार्थी की, वो है कुल्लूत देश की कहानी। तो कुल्लूत देश की कहानी के राइटर कौन है? तो वो है, ये दोनों किताबें आपको हिमाचल में आ सकती है, प्राचीन हिमाचल एलसी पांडे और कुल्लूत देश की कहानी लालचंद प्रार्थी। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट नाम है और ये परीक्षाओं में आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को याद रखें, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें आपको परीक्षा में नंबर दिलाने वाली है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम कार्यशील हैं? तो हिमाचल की बात हो रही है और हिमाचल प्रदेश में जो है वो 5 नगर निगम वर्तमान में कार्यशील है। अब 5 नगर निगम कार्यशील है ये तो आपको पता है, लेकिन आप ये बताइए कि वो 5 नगर निगम कौन कौन से हैं? तो अगर इन 5 नगर निगम की बात करें तो एक शिमला नगर निगम है। शिमला के अलावा अगर मैं बात करूँ, आपका धर्मशाला नगर निगम है। धर्मशाला के अलावा आपका मंडी है, आपका पालमपुर है और सोलन है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, शिमला हो गया, धर्मशाला हो गया, मंडी हो गया, पालमपुर हो गया और सोलन हो गया। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो शिमला का जो नगर निगम है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1851। कभी कभार ऑप्शन में 1852 भी दिया जाता है, क्योंकि दिसंबर 1851 में इसकी स्थापना एग्जैक्ट हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच हाइडल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट जनरेशन कैपेसिटी? मतलब कि हिमाचल प्रदेश का ऐसी जल विद्युत परियोजना जिसकी जो जनन क्षमता है, जल विद्युत परियोजना जिसकी जनन क्षमता बहुत अधिक है मेगावाट में, तो वो है आपकी पार्वती जल विद्युत परियोजना। अच्छा, पार्वती जल विद्युत परियोजना की बात करें, केंद्र और राज्य सरकार की मिलके ये जल विद्युत परियोजना है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये हिमाचल के कुल्लू ज़िले में है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, हिमाचल की कुल्लू में है, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसकी क्षमता कितनी है, आप ये बताइए। तो इसकी क्षमता 2051 मेगावाट है और ये क्वेश्चन इस बार परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है, इसलिए गलती ना करें, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, करछम बांगटू, जी हाँ, करछम बांगटू कहाँ पर है? तो करछम बांगटू है किन्नौर में। किन्नौर में है, निजी क्षेत्र में ये बनी है। और अगर करछम बांगटू की बात करें, ये किस नदी पर निर्मित है? सतलुज नदी पर निर्मित है। जैसे पार्वती किस नदी पर निर्मित थी? तो पार्वती नदी पर ही निर्मित थी। लेकिन करछम बांगटू जो है वो सतलुज नदी पे निर्मित है और इसकी जो जनन क्षमता है वो 1000 मेगावाट है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार बात करें नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना, ये भी केंद्र और राज्य सरकार चलाती है और ये किन्नौर और शिमला दोनों के बॉर्डर पे आती है। ये सतलुज नदी पर निर्मित है और इसकी जो जनन क्षमता है वो 1500 मेगावाट है। और अगर बात करें बुधिल जल विद्युत परियोजना की, तो बुधिल कहाँ पर है? तो अगर बुधिल की बात करें तो परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो अगर बुधिल की बात करें तो बुधिल चंबा में है और ये रावी नदी पर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए एक बार हर हर महादेव, क्योंकि इनकी कृपा से ही आपका टेट परीक्षा पास हो सकती है। तो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।